friend, welcome back my channel. I am Neha and today I am going to learning about for एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब एक्यूट स्टेजेस एंड क्रोनिक स्टेज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक्यूट स्टेज के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया था, उसके क्या हमारे टिश्यू से जो रिस्पॉन्स देते हैं वो क्या थे और उसके बाद हमारे क्लिनिकल साइन हमें क्या देखने को मिलेंगे, उसका क्या हम फिजिकल थेरेपी देंगे, उसके बाद हम क्या मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकते हैं पेशेंट को। तो हमने उसमें डिस्कस किया था पेशेंट एजुकेशन के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ द इंजर्ड टिश्यूज़ के बारे में, स्पेसिफिक इंटरवेंशन हम क्या डोजेस यूज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो इस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब एक्यूट स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, रिपेयर एंड हीलिंग। कैसे हमारे जो टिश्यू होते हैं इन्फ्लेमेशन साइंस आने के बाद जो प्रोलिफरेट होते हैं, क्या रिपेयरिंग एंड हीलिंग प्रोसेस होती है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें हम देखेंगे क्या हमारे जो टिश्यूज़ होता है वो रिस्पॉन्स देता है और कितने टाइम बाद ये हमारी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्या प्रोटेक्शन देते हैं, क्या मोडिड प्रोटेक्शन जो होगा, हमारा पेशेंट एजुकेशन मैनेजमेंट, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सो सब एक्यूट स्टेज प्रोलिफरेशन, रिपेयर एंड हीलिंग, उसमें क्या होता है आफ्टर एक्यूट प्रोसेस एक्यूट स्टेज। सो दिस सिम्टम्स इंक्लूडेड फॉर सब एक्यूट स्टेज। सो ड्यूरिंग सब एक्यूट स्टेज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेसिवली डिक्रीज एंड अब्सेंट हो जाता है। और ये जो हमारा स्टेज होता है वो 10 to 17 डेज के अकॉर्डिंग चलता है। और इसमें हमारी जो मसल्स होती हैं, जो मसल्स की जो वीकनेस हो जाती है वो फिर से रिमॉडलिंग हो जाता है। पेन जो होते हैं, पेन के सिम्टम्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। रेंज ऑफ मोशन होता है वो भी हमारा इंक्रीज़ होने लगता है। और जो भी टिश्यू पे स्ट्रेस पड़ता है वो भी पेशेंट जो होता है टॉलरेट करने लगता है। मसल्स वीकनेस हुई वो भी फिर से रिकवरी हो जाती है। सो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक स्टिमुलाई, जो भी हमारे टॉक्सिक स्टिमुलाई होते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको, केमिकल इरिटेंट हो जाते हैं हमारे, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ वैस्कुलर होते हैं, वो जो रिस्पॉन्स देता है हमारे टिश्यूज़ को, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, उनका ग्रेनुलोसाइट्स हो जाते हैं, हमारे फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो जितने भी नॉक्सिस स्टिमुलाई होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी वेन, वो भी ग्रोथ होने लगती है, जिससे कि उनकी अच्छी सप्लाई बॉडी में होने लगी। कॉलेजन फॉर्मेशन होने लगता है हमारे टिश्यूज़ को, हमारे जो मसल्स फाइबर है इनमें कॉलेजन का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिससे कि हमारे जो मसल्स टिश्यू है, जिनको फाइबर जो टियर्ड हुए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, वो फिर से वहाँ पे रिकवरी हो सके। एंड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ फॉर्मेशन होगा, ग्रेनुलेशन होने लगेगा। एंड इससे क्या हमारे जो ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन तो होने लगेगा, बट हमारे जो टिश्यूज होंगे वो ईजिली इंजर्ड होने लगे के चांसेस होंगे, क्योंकि उतना अच्छा ग्रोथ रिपेयरमेंट हो नहीं पाता है। तो हम उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मॉडर्न प्रोडक्शन में क्या था कि डेवलप मोबाइल स्काई मीन्स जो भी हमारे स्कार होते हैं वो डेवलप होते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग देंगे, हम मोबिलाइजेशन कराएंगे, इससे कि हमारे जो स्कार होते हैं वो फिर से मोबिलाइजेशन करने लगते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रमोट हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करना है, ओपन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन एंड मस्कुलर एंडोरेंस से हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है उसे और ज़्यादा फास्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे सब एक्यूट की चीज़ में। सो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या टिश्यू रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो लास्ट वीडियो हमने मैनेजमेंट एक्यूट स्टेज के बारे में डिस्कस किया था। सो हम देखेंगे मैनेजमेंट सब एक्यूट स्टेज के बारे में। सो मैनेजमेंट हमें करने के लिए सबसे पहले हमें टिश्यू रिस्पॉन्स क्या क्या देता है, टिश्यू रिस्पॉन्स देता है 2 to 4 डेज से स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जैसे ही एक्यूट केस हमारा ख़त्म हो जाता है, एक्यूट स्टेज जो ख़त्म होता है उसके बाद हमारा 4th डे से हमारा जो सब एक्यूट स्टेज है वो स्टार्ट होता है, तो 17 डेज तक चलता है, 10 to 17 डेज तक। एंड जिसमें क्या होता है, हमारे कॉलेजन फाइबर का फॉर्मेशन होता है, हमारी फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, हमारे जो भी ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं उनका फॉर्मेशन होने लगता है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, उनका फॉर्मेशन होने लगता है। सो यूजली स्टार्ट हो जाता है हमारा रिजोल्यूशन एंड रिपेयरिंग ऑफ द इंजर्ड टिश्यूज़, एंड वहाँ से बिगिन होता है एंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैच्योर जो कनेक्शन होता है वो थिन जो भी एक्टिविटीज़ होती है, हमारी माइक्रोफाइब्रोब्लास्टिक जो एक्टिविटी होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है, हमारा न्यू कॉलेजन फॉर्मेशन होने लगता है, जो भी मैच्योर सेल्स होती है वो भी फिर से हमारा मैच्योर फॉर्मेशन होने लगेगा। तो प्रोलिफरेशन, रिपेयर एंड हीलिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या हमारा टिश्यू रिस्पॉन्स क्या दे रहा है आफ्टर टिश्यू इंजरी 2 to 4 डेज
आफ्टर स्टार्ट हो जाता है 10 to 17 डेज तक हमारा ये फेज चलता है, जिसमें हमारी फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ग्रेनुलोसाइट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मॉडरेट प्रोटेक्शन। मॉडरेट प्रोटेक्शन में क्या देखते हैं, जो हमारा एक्यूट केस था उसमें हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे हम मॉडरेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन के जो साइन थे वो तो जा चुके हैं और पेन भी इतना पेशेंट को नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमें मॉडरेट देना होता है। इसमें हम पेशेंट को एजुकेशन देंगे। इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो पेशेंट को जो पेन होता है वो कम फील होता है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, नो लॉन्गर पेन मूवमेंट एंड एक्टिव मूवमेंट, एंड जो टिश्यू रिस्पॉन्स होता है वो भी फास्ट होता है, और जो हमारी इन्फ्लामेशंस होते हैं उनके साइन सिम्टम्स आ चुके होते हैं। तो हम पेशेंट एजुकेशन कराएंगे, पेशेंट को हम फिर से इनकरेज करेंगे कि जो पेशेंट है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में फिर से आ जाए, एंड हम उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराएंगे, हम उसे वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएंगे, उसको जो भी है उसके अगेंस्ट जो अगेंस्ट हम एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराएंगे, अगेंस्ट उसके हम थोड़ा सा फोर्स लगा के उसकी और ज़्यादा जो हेल्थ रिकवरी होगी फास्ट कर सकेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पेशेंट एजुकेशंस में। पेशेंट को हमें टीच करना है, उसे एक्सरसाइज प्रोग्राम देने हैं, हेल्प करनी है पेशेंट की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का हम यूज़ करके पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। हमें मैनेजमेंट कैसे करना है पेन और इन्फ्लामेशन का। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम एक्टिव एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कराते हैं सब एक्यूट स्टेज में, तो हम उसके जो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, वो कम हो जाती है क्योंकि मूवमेंट करने से जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है और मीन्स पंप हो जाता है वहाँ से, तो इससे क्या हमारा जो पेन है, इन्फ्लामेशन है, वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इरिटेशन ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज। इरिटेशन एक्टिव एक्सरसाइज में क्या होता है, हम एक्टिव एक्सरसाइज पेशेंट को कराते हैं, जिससे पेशेंट के जो होते हैं मसल्स पैथोलॉजी जो होती है वो नहीं होती, क्योंकि ऑप्शेंट होती है एक्टिव एक्सरसाइज करने पर, जो मसल्स होती है वो वीक होती हैं, वीक होने की वजह से थोड़ा सा पेन होता है, बट हमें जो एक्सरसाइज देनी है वो पेन फ्री डायरेक्शन में देना है, मसल्स एंड्योरेंस इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है, पेशेंट की केयर करनी है और पेशेंट को देखना है कितना वो टॉलरेट कर सकता है, हीलिंग टिश्यूज़ को इंजेक्ट करना है हमें, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है, इंटेंसिटी रखनी है, वो हम पेशेंट की कंडीशंस के अनुसार रखेंगे क्योंकि जो पेशेंट है वो टॉलरेट कर सके। एंड जो साइन देखेंगे हम, कहीं ऐसा तो नहीं इन्फ्लामेशन के साइन है इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमें रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ाना है, एक्टिविटी परफॉर्म अच्छे से कराना है, कोई भी और अदर कंडीशंस ना आ जाए, इसलिए इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीपल एंगल सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। मल्टीपल एंगल सब मैक्सिमल एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या कराते हैं, हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को। सब एक्यूट केस में उससे क्या होगी, स्ट्रेंथनिंग हमें जो मसल्स की है वो इंक्रीज़ करनी है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है पेशेंट को, जो भी हीलिंग मसल्स हैं उनको फास्ट रिकवरी हो सके, रिलैक्स पोजीशन रखनी है। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम जो जॉइंट पे पैथोलॉजी हो गई, पेशेंट की जॉइंट पे पैथोलॉजी है कोई भी, तो उसे हम थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, पेशेंट को पेन फ्री डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या करेंगे, ये भी पेन फ्री एक्शन में होता है, इसमें हमें जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है और पेशेंट की जो स्टेबिलिटी है उसे चेक करना है, कंट्रोल करना है, जब भी मूवमेंट कर रहा है पेशेंट उसे कंट्रोल देना है, स्टेबिलिटी देनी है, और इसे आइसोलेट करेंगे सबसे पहले, फिर पेशेंट को धीरे धीरे हम जो मसल्स का जो फंक्शंस है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे, जिससे कि उसकी रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे स्लोली बढ़ सके। एंड हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना पेशेंट पे, ऐसे कोई क्योंकि मसल्स होती हैं वो वीक हो चुकी होती है, तो हमें स्ट्रेस देंगे तो और कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस एक्सरसाइज क्या देंगे हम, इसमें हम पेशेंट को धीरे धीरे से स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे पेशेंट को, जैसे कोई भी स्वेलिंग है, कोई भी ट्रॉमा है, इमोबिलाइजेशन है, तो इनमें क्या होगा, इन कंडीशंस में पेशेंट का जो सही से जो मसल्स है वो वीक हो चुकी होंगी और उसका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ और पावर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमें उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम धीरे धीरे उसको थोड़ा सा लो इंटेंसिटी फोर्स देंगे, फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखेंगे कि हमें रिपीटेड टाइम इतना करना है, एक्सरसाइज इतना टाइम तक हमें करानी है, जो हमने आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। एंड हम जो पेशेंट की
एक्टिविटीज़ को चेक करना है कि पेशेंट एक्टिविटी कैसे कर रहा है, उसके जो मसल्स एंडोरेंस स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें ऐसे पता चलेगा जब वो पेशेंट को हम एक्टिविटी करने को बोलेंगे। फिर उसके बाद जो एक्टिविटी करता है उसके बाद हम उसमें से चेंजमेंट लाएंगे और पेशेंट को हेल्प कराएंगे, तो पेशेंट जो इसका एक्सरसाइज है वो फिर से इम्प्रूव हो सके और पेशेंट की जो कंडीशंस है फिर से इन्हांस हो सके। एंड नेक्स्ट चीज़ है प्रोटेक्टिव वेट बेयरिंग। प्रोटेक्टिव वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें हम पेशेंट को कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करेंगे जिससे पेशेंट जो है उसे बैलेंस कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, जिससे पेशेंट की जो टिश्यूज़ हैं उनको फास्ट हीलिंग हो सके, क्योंकि जो पेशेंट है जो फंक्शंस करेगा उससे हमारी जो ब्लड सप्लाई होगी वो फास्ट होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और हमारे मैकेनिज़्म भी वर्क करेंगे, तो इससे प्रोसेस में हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो सकती है। और इसमें क्या है कि हम पेशेंट को कुछ ऐसी डिवाइसेस दे सकते हैं, जैसे केन दे सकते हैं, क्रचेस दे सकते हैं, वॉकर दे सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है थोड़ा सा वेट बेयर करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं डिवाइसेस का। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिटेशन एंड प्रोग्रेसिव ऑफ स्ट्रेचिंग। इरिटेशन प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग में हम क्या करना है, हम पेशेंट जब भी सब एक्यूट केस में वार्म टिश्यूज़ मीन्स हमें जो टिश्यूज़ है उसके वार्मनेस को बढ़ाना है। वार्मनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम जो पेशेंट को जैसे होता है कि पेशेंट को बहुत टाइम से एक ही कंडीशन है तो अडहेशन डेवलप हो जाता है, स्कार हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और उसकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है। तो स्टिमुलेट करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की बढ़ रही होती है, तो इससे हमारे टिश्यूज़ भी होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, क्योंकि जब टिश्यू का टेम्परेचर हम एक्सरसाइज कराएंगे तो टिश्यू का टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, उसके बाद मसल्स होगी रिलैक्स करेगी, तो इससे क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी वार्मनेस आ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज है मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक। मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने आपको स्ट्रेचिंग में पढ़ाया हुआ था, जॉइंट मोबिलाइजेशन में देखा था हमने कि हम होल्ड रिलैक्स टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। होल्ड रिलैक्स टेक्निक में क्या था, पेशेंट को हम थोड़ा देर एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद फिर से रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद फिर से एक्सरसाइज कराएंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा इसकी जो कंडीशंस है उसे हम इंक्रीज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे एक्सरसाइज को, जिसे हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। एंड नेक्स्ट जैसे मोबिलाइजेशन देंगे, पेशेंट को जॉइंट मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन देंगे, जिससे क्या हो, जो पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन है जो कम हो चुकी, रिस्ट्रिक्टेड रेंज है गया, जो हमारे जॉइंट है मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज कराने से क्या होगा, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ हम ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर लेते हैं, ग्लाइडिंग यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग, जॉइंट प्ले पे मोशन जो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है उसे हम वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, ग्लाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मसल्स फंक्शंस फिर से रिएक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेचिंग टेक्निक। स्ट्रेचिंग टेक्निक हम यूज़ करके पेशेंट की कंडीशंस को फिर से हम उसे प्रॉपर एक्टिविटी जो फंक्शंस कर सके पेशेंट, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग भी यूज़ करते हैं, कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेचिंग भी यूज़ करते हैं, और जैसे कि हमारे जो पेशेंट है उसकी मसल्स है वो इलोंगेट हो सके, रिलैक्स कर सके। सो डिस्कस में हम डिटेल में डिस्कस किया था स्ट्रेचिंग में, हमने स्ट्रेचिंग चैप्टर में, अभी आपने अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। मोबिलाइजेशन स्ट्रेचिंग हो गया। एंड नेक्स्ट इज मसाज। मसाज में क्या होता है कि हम मसाज थेरेपी का यूज़ करते हैं मोबिलाइजेशन इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। मोबाइल जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट होते हैं, कोई भी इंसिजन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस होती हैं, तो उनमें क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत टाइम से एक ही कंडीशंस में हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस फिर से भूल जाते हैं, तो उन्हें रिकवर करने के लिए हम मसाज थेरेपी का यूज़ करते हैं। इससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा होता है, फ्लूइड एक्सचेंज होता है, तो बहुत सारे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं हमारी मसाज थेरेपी से। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज करेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। करेक्शन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर में क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल जो भी चेंजमेंट आए हैं, फंक्शनल स्टेट में गई, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए, तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ हो गया, प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं कि पेशेंट पे अब उसके बाद क्या हमारी जो कंडीशंस हैं वो सही हुई हैं, अब क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो रह गई जो हमें और उनमें केयर करना है, तो वो हम इसमें करेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में देखते हैं। तो ये हमारा सब एक्यूट स्टेज था। सब एक्यूट स्टेज, हमारी एक्यूट स्टेज खत्म हो जाती है, इसके बाद सब एक्यूट स्टेज आती है जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, पेन भी पेशेंट को ज़्यादा नहीं होता है। उसमें हम देखते हैं क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, कितने दिनों बाद ये फॉर्मेशन ये स्टेज चली है,
और टिश्यू रिस्पॉन्स क्या देता है, क्या हमें प्रोटेक्शन रखने, क्या फिजिकल थेरेपी देना है, वो सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनिक स्टेज के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी स्टेज है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज है गए जिसमें रिपेयरिंग हो गया, हीलिंग प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होता है, मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस होती है। तो वो कैसे होती है, जब आफ्टर आफ्टर सबएक्यूट स्टेज टू स्टार्ट दी क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज चलती है जो हमारी वो 20 to 6 month 1 year थोड़ा टाइम ले लेती है, बट हमारे 1 महीने के समथिंग में ये स्टार्ट हो जाती है। जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के जो साइन होते हैं वो नहीं होते, नो साइन होते हैं। एंड जो कॉन्टेक्चर एंड एडहेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को एक ही कंडीशन के साथ रहना पड़ता है। और हमारी जो लिमिट होती है रेंज ऑफ मोशन वो भी कम हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को होती है स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रिमॉडलिंग करने के लिए, हमारी मसल्स को वीकनेस जो हो गई उसे बढ़ाने के लिए, नॉर्मल फंक्शंस लाने के लिए हम इसमें फिजिकल थेरेपी का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा पुअर मसल्स वीकनेस हो गई, एंड्योरेंस पुअर हो गया, पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हो गया, तो वो हमारे यहाँ पे 6 month to 1 years फिर से रिकवरी कर जाते हैं और हमारी फिर से वही सेम पोजीशन हो जाती है। एंड जो हमारे टिश्यू जो डैमेज हुए हैं वो भी हीलिंग प्रोसेस हील कर जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू मैचुरेशन कर जाते हैं। कॉन्टेक्चर ऑफ स्कार टिश्यू होता है, एंड रिमॉडलिंग ऑफ स्कार होता है, एंड कॉलेजन अलाइनमेंट, फिर से कॉलेजन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस में। अब हमारी कुछ क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल साइन में ये है कि एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन हो जाता है, एंड पेन आफ्टर टिश्यू रेजिस्टेंस। जब टिश्यू रेजिस्टेंस होता है तो पेन फील होता है। नेक्स्ट इसमें है मिनिमम प्रोडक्शन। अभी हमने देखा था एक्यूट केस था, उसमें हम दे रहे थे मैक्सिमम प्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमारे सब एक्यूट केस आया, उसमें हमने मॉडरेट प्रोडक्शन दिया। और उसके बाद हमारा जो क्रोनिक स्टेज है उसमें हम मिनिमम प्रोटेक्शन देंगे। उसमें हमें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी ही उसे हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, वही बॉडी ही उसे हील करेगी। हमें फिजिकल थेरेपी में ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज टेंसाइल क्वालिटी ऑफ स्कार इन स्ट्रेंथनिंग और एंड्योरेंस एक्सरसाइज। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे फाइबर्स होते हैं, उनमें ही टेंसाइल जनरेट होता है, क्वालिटी जनरेट होती है। कार टिश्यू जो एडेशन हुआ है वो फिर से सही हो जाए, एंड स्ट्रेंथनिंग और हमारी मसल्स की जो एंड्योरेंस है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वो फिर से इम्प्रूव हो जाती है मिनिमम प्रोटेक्शन में। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं मैनेजमेंट क्रोनिक स्टेज का। सो मैनेजमेंट क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले हमें टिश्यू रिस्पॉन्स देखने हैं। टिश्यू रिस्पॉन्स में क्या है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं मैचुरेशन और रिमॉडलिंग प्रोसेस होगी आफ्टर आफ्टर 21 to 60 days। तो इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है, हमारे स्कार हमारे मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होने लगता है, और हमारे मैचुरेशन होने लगता है स्टार्ट सब एक्यूट स्टेज के बाद, और कंटिन्यू कुछ सेवरल मंथ तक ये चलता है प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे जो मैचुरेशन ऑफ टिश्यूज़ होगा। मैचुरेशन टिश्यूज़ का कब होगा कि जो हमारी क्रोनिक स्टेज होगी उसमें हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, हमारे कोलेजन फॉर्मेशन की, हमारे कोलेजन फाइबर्स की, और हमारी जो एंडोरेंस हो गया, हमारी टिश्यूज़ फाइबर का जो स्ट्रेंथनिंग हो गई कोलेजन फाइबर, और जो भी पैथोलॉजी है वो फिर से हील कर जाती है। क्या डिग्री होती है इंजरी की वो भी हम देखते हैं, और टेंसाइल क्वालिटी देखते हैं हमारे टिश्यूज़ के फाइबर्स की। सो इसमें मैचुरेशन ऑफ टिश्यूज़ में देखते हैं। रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यूज़ में क्या हम देखते हैं कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, जो कोलेजन फाइबर होते हैं, रिमॉडलिंग कैसे हो रही है, उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टिश्यूज़ सराउंडिंग टिश्यूज़, जो हमारे कैसे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, उनका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, थिकनिंग है, थिन है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें हम डिस्कस करते हैं रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यूज़ में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या देना है हमें। मैनेजमेंट में हमें मिनिमम या नो प्रोटेक्शन, हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देना है, देना है थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना। जो भी थेरेपिस्ट होता है वो एक्सरसाइज करा देता है, रेगुलर एक्टिविटीज़ देखता है, फंक्शंस कराता है, मोबिलिटी देखता है, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, हम रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं, और हमारी क्या इंटेंसिटी रखनी है वो सारे कुछ चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी ही इसमें हीलिंग प्रोसेस करता है। एंड फर्स्ट हमारा क्या है, पेशेंट एजुकेशन। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, पेशेंट एजुकेशन में हमें पेशेंट को तो उसका जो मोटिवेट करना है, उसका कॉन्फिडेंट को फिर से बिल्डअप करना है, कि पेशेंट अपनी जो
फिर से अपनी जो एक्टिविटी है उसे फिर से कर सकें, एंड जो भी रिस्ट्रिक्टिव स्कार टिश्यू हो गए हैं उनके मैनुअल थेरेपी या मसाज या मैनिपुलेशन के द्वारा फिर से ठीक कर सकें। और हमें कॉन्फिडेंटली पेशेंट को करना है, हमें उसे विश्वास दिलाना है कि आप फिर से ठीक हो सकते हो। डेली लिविंग वर्क करने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट एजुकेशन में देखते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन फॉर प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज। कंसिडरेशन में हमें क्या कंसीडर करना है कि पेशेंट को जो हमारा ज्वाइंट प्ले है वहाँ पे मूवमेंट कराएंगे, फंक्शन उसका कराएंगे। जैसे कि हमारा सपोज कर लेते शोल्डर ज्वाइंट का ज्वाइंट प्ले है, उसमें हम क्या पेशेंट को बोलेंगे कि आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है, ग्लाइडिंग पेशेंट थेरेपिस्ट वो ग्लाइड करेगा उसके ज्वाइंट प्ले को, तो हम उससे मूवमेंट करने को बोल सकते हैं। उसकी रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे हमें, और कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो ऐसे एक्टिविटी नहीं करने को बोलेंगे पेशेंट को। और जो भी रिस्ट्रिक्शन हो रहा है जॉइंट मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन टेक्निक हम दे सकते हैं पेशेंट को, एंड हम उसकी एक्टिविटीज़ को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्या जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज़ करना है पेशेंट की, और मसल्स का स्ट्रेंथ डायनेमिक क्या है, स्टैटिक है एक्टिविटीज़, तो हमें उस सारी चीज़ें चेक करनी है। हमें पेशेंट को डायनेमिक एक्टिविटी करने को बोलना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेचिंग। प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन जो कॉन्ट्रैक्चर हुए, एडेशन डेवलप हो गया है पेशेंट के, तो हम उसे मैनुअल टेक्निक देंगे या जॉइंट मोबिलाइजेशन देंगे, मायोफेशियल मसाज देंगे, पीएनएफ दे सकते हैं, स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट को बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो भी एडिशन स्कार डेवलप हुए वो फिर से इम्प्रूव हो जाए, इनिशिएट हो जाए वहाँ से। एंड उसमें हम नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज। प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम मसल्स परफॉर्मेंस देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल देखेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस देखेंगे। तो हम सबसे पहले टिश्यूज को हील करने के लिए हम क्या पेशेंट को वेट बेयरिंग बोल सकते हैं, नॉन वेट बेयरिंग बोल सकते हैं, ओपन चैन, क्लोज चैन, काइनेमेटिक एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को, आइसोलेटिंग करा सकते हैं। और डेली एक्टिविटीज़ में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा सकते हैं पेशेंट को, वॉकिंग बोल सकते हैं, कुछ मैकेनिकल कुछ डिवाइसेस का यूज़ पेशेंट को करने को बोल सकते हैं, जैसे कि केन हो गया, क्रचेस हो गया, इनका यूज़ करके पेशेंट अपने आप को कॉन्फिडेंटली बिल्डअप कर सके और अपनी एक्सरसाइज को फिर से इन्हांस कर सके, मूवमेंट को इन्हांस कर सके। तो इसके लिए हम ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ बता देते हैं पेशेंट को। एंड रिटर्न टू हाई डिमांड एक्टिविटी, और फिर से हम पेशेंट को रिटर्न मीन्स वापस उसकी जो डिमांड है पेशेंट की, हमें वापस से उन्हीं एक्टिविटीज़ में आना है, तो वो पेशेंट आ सकता है। जब डेवलप एक्सरसाइज जो करेगा, जो भी हम एक्सरसाइज बताएंगे, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराएंगे और पेशेंट को चेक करते रहेंगे, पेशेंट को बार बार बुलाते रहेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करने के क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है उसे चेक करने के लिए हम उसे पेशेंट को बार बार बुलाते रहेंगे। धीरे धीरे हम पेशेंट की स्पीड को भी इम्प्रूव कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। जो रिपीटेटिव मोशन हो रहे हैं उन्हें थोड़ा सा स्पीड उनकी बढ़ा देंगे, और नंबरिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे पेशेंट की। धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज को इन्हांस करते रहना है, धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट अपनी जो डेली एक्टिविटी जो थी उसकी, जिसमें वो फिर से आना चाहता है, उसकी जो डिमांड थी एक्टिविटीज़ की, वो फिर से उसमें वापस आ सकता है। तो ये हमारी थी स्टेज थे, जब भी कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, उसके बाद हमें कैसे इन स्टेज को क्रॉस करके अपनी फिर से इन एक्टिविटीज़ में वापस आना है। तो ये फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नोट्स इससे आप बना सकते हो, बट आपको मैंने जैसे कि बताया था आपको, आप इस तरीके से नोट्स मत बनाना, एक्टिविटी स्टेज में लिखना, उसका मैनेजमेंट उसे एक ही पेज में सारा कुछ एक पेज में आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था एक्यूट स्टेज के बारे में, जो स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आए ना इंटरवेंशन, जिसमें हमने एक्यूट स्टेज बताया इन्फ्लेमेशन, टिश्यू रिस्पॉन्स, क्लिनिकल साइन, फिजिकल थेरेपी। एंड नेक्स्ट उसी पेज में हमें टिश्यू रिस्पॉन्स लिखना है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन लिखना है। एंड नेक्स्ट जब हम सब एक्यूट स्टेज लेंगे तो उसमें ये हमें पॉइंट लिखने हैं मॉडरेट, एंड उसी पेज में हमें टिश्यू रिस्पॉन्स, मॉडरेट प्रोटेक्शन लिखना है। एंड ऐसे लास्ट है मैनेजमेंट, क्रोनिक स्टेज में हमें क्रोनिक स्टेज के बारे में लिखना है, कुछ उसके जो टिश्यू रिस्पॉन्स है, क्लिनिकल साइंस है, मिनिमम प्रोटेक्शन है, उसे यहाँ डिटेल में लिखना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम बेस के लिए, और आप यहाँ से नोट्स ही बना सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।